इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से आ रही है, जब बलिया जनपद के बैरिया थाना के जनेश्वर सिंह हत्याकांड का खुलासा हुआ है। साथ में बैठा व्यक्ति ही निकला सूत्रधार। कार में साथ बैठे सबल सिंह की निशानदेही पर हुई थी हत्या। बलिया पुलिस ने सबल सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पिछले दिनों बैरिया के चिरैया मोड़ पर हुई थी हत्या। दिन दहाड़े कार पर 12 से 14 राउंड गोली बरसाकर फरार हुए थे बाइक सवार बदमाश। वहां 12 से 14 राउंड हुई थी फायरिंग। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा में दिनांक 17/7/2021 को क्राइम ब्रांच नोएडा व थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कोविड-19 दवाइयों की कालाबाजारी करने वाला 10,000 रुपये का इनामी वांछित अभियुक्त आकाशदीप पुत्र इंद्रजीत निवासी A11 सेक्टर 27 नोएडा का लेबर चौक हरोला से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में थाना सेक्टर 20 नोएडा पर धारा 353/21, 420 भादवी, 18A 24/10/96 औषधि प्रसाधन अधिनियम व 3 महामारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक टेमरा इंजेक्शन 400 ग्राम उसको कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों को निर्धारित मूल्य से काफ़ी अधिक दामों में बिकवाया करता था। अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। देखिए, ये 28/6/2021 की घटना थाना मवाना क्षेत्र की है, ततीना गांव की है। एक कृषक था, करीब 60 वर्ष का, जो है प्रातः जो है वो खेत में पानी लगा करके आ रहा था और गांव के पास ही जो है अज्ञात बदमाशों द्वारा उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। जो है ये एक सनसनीखेज वारदात थी। इसको लेकर के चूँकि एकदम प्रातः भोर में ही घटना हुई थी, गाँव में आक्रोश भी था। इसको घटना के बाद उसके मृतक के छोटे बेटे द्वारा जो है अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस के लिए इस घटना के खुलासे को लेकर के बड़ा दबाव था जो है, और पुलिस और हमारे क्राइम ब्रांच की एसओजी टीम ने इस पर जो है लगातार काम करना शुरू किया। मुखबिर एवं जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इस पूरी घटना का खुलासा हुआ, जिसमें हम लोगों ने आज 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य मास्टरमाइंड जो है घटना की, जो मृतक है उसकी बड़े बेटे की पत्नी यानी कि उसकी पुत्रवधू जो है शालिनी, उसका पिता, उसका भाई, और इन लोगों ने मिल करके जो है एक 6 लाख रुपए में मामला जो है शूटर के माध्यम जुल्फकार एक है, जुल्फकार ने जो है एक मौजी व्यक्ति को मिलवाया, जिसने शूटर की व्यवस्था किया जो है, और 6 लाख रुपए में जो है ये तय हुआ और करीब 1.5 लाख रुपए जो है इनको एडवांस में आ गए थे जो है। और 2 शूटर जो है अपने बाइक के साथ और जुल्फकार जो बीच में बिचौलिए का काम किया था, वो सब मिल करके आए और प्रातः इस घटना को अंजाम दे करके चले गए। और इसमें जो है एक विपिन नाम का व्यक्ति जो ततीना गांव का ही रहने वाला है, उसने जो है लगातार इनकी जो है लोकेशन, जो शालिनी उसकी पुत्रवधू थी, वो मृतक के का उसका लोकेशन, आना जाना, कब कहाँ आता जाता है, सारी सूचनाएं जो है वो इन्हें देता रहता था जो है। तो इस तरह से एक सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ। इसमें 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जो है, और अभी 2 शूटर की गिरफ्तारी शेष है, जिनके हम लोग टीमें बना करके अब उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी करेंगे। ये एक बहुत ही सनसनीखेज तरीके से संजय पाल नाम के व्यक्ति का, जो कुड़वल बनारस थाना कोतवाली देहात का रहने वाला था, उसका शव अर्ध जली हुई अवस्था में ज्वार के खेत में मिला था। और इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब शव बरामद हुआ तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही, क्योंकि परिवारीजन जो थे मृतक के, वो उस शव को पहचानने से इनकार कर रहे थे। लेकिन उसके पड़ोसियों ने देखते ही बताया कि ये संजय पाल है, जो कुड़वल बनारस का है। तो शुरू पहले दिन से ही प्रकरण में शक परिवार पर था। परिवार के द्वारा यह बताया गया कि 13 तारीख की शाम से एक गायब था, जबकि शव की जो स्थिति थी उसे देखने से लग रहा था कि कम से कम 2 दिन पहले की ये घटना होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ कि 2 से 3 दिन पुराना शव बताया गया। इस प्रकरण में इंस्पेक्टर कोतवाली देहात के द्वारा बहुत ही सार्थक तरीके से प्रयास किया गया और साक्ष्य संकलित किए गए, और पूछताछ के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक संजय पाल 2 भाई है और दोनों के हिस्से में 2-2 बीघा जमीन थी। मृतक संजय पाल थोड़ा सा कमज़ोर बुद्धि का था और इसकी शादी नहीं हुई थी। इसके बड़े भाई को इसकी संपत्ति का लोभ आया। जो ज़मीन इसके पास थी उसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए थी। उन 70 लाख रुपयों की ज़मीन की लालच में अभियुक्त
और उसकी पत्नी लखीमचंद है, इसका भाई लखीमचंद की पत्नी और पुत्र सौरभ पाल, इन तीनों के द्वारा प्लास्टिक की बोरिया से इसका मुंह दबा करके सांस रोक करके हत्या की गई और फिर इसको ले जाके पेट्रोल डाल करके छुपा दिया गया। और ये प्रचारित किया गया कि ये एक दिन पहले, जिस दिन शव बरामद हुआ है उससे एक दिन पहले शाम को कहीं चला गया है, जबकि 2 दिन पहले ही यह घटना की जा चुकी थी। इस तरह से बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कोतवाली के द्वारा किया गया है और अभियोग का अनावरण हो चुका है। अभियुक्त तीनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जेल भेजे गए। सर, पुलिस टीम को इनाम भी दिया गया? हाँ, 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि पुलिस टीम को इस महत्वपूर्ण अभियोग के अनावरण के लिए दी जाएगी। आदमी की बौद्धिक क्षमता को पहचानना एक बहुत ही आवश्यक अंग माना जाता है साइकोलॉजी में, साइकियाट्री में और आमतौर पर समाज में। और इस काम के लिए अल्बर्टा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेपी दास के नेतृत्व में भारतीय मनोवैज्ञानिकों और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्टों का एक दल था और इस दल ने एक टेस्ट बनाया जिसका हमने नाम रखा है ब्रेन बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। इस टेस्ट में 2 प्रमुख अंग हैं इसके, एक जिसको हम कहते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव प्लानिंग एंड फंक्शनिंग है और दूसरा जिसको हम कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन है। तो इन 2 धाराओं के बीच में कई सारे सब टेस्ट हैं जिसके माध्यम से आप व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का पता कर सकते हैं। विभिन्न तरह की जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी क्षमता है, आप उसको माप सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति की बौद्धिक काबिलियत किस हद की है। और इसी वजह से अगर कोई स्कूल है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो अगर चाहता है कि वो अपने यहाँ के बच्चों का, अपने यहाँ के एडोलेसेंट्स का वो एक क्वांटिफिकेशन करे, पता करे कि उनकी क्या क्षमता है, क्या समस्या है। क्लिनिक्स में अगर जो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी है या स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, अगर इन चीज़ों को उन्हें पता करना है तो इस टेस्ट का बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। वयस्कों के लिए भी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जिनको कि खास बौद्धिक क्षमता के लोग चाहिए, किसी मान लीजिए कि किसी व्यवसाय में किसी का अंकों में निपुण होना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। किसी व्यवसाय में आप कितनी चीज़ों को क्षण भर में ही आप याद कर लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार से किसी प्रोफेशन में हो सकता है कि छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाते हैं और आपका काम है कि उनको जोड़कर एक बड़ा सा पिक्चर तैयार करना, वहाँ से फिर आप एक सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं और वयस्कों में अगर आप चाहते हैं कि किस वयस्क में किस तरह की क्षमता है ताकि उसको उसके काबिलियत के हिसाब से उसको जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो यह एक बेहतरीन उपाय है। आज ब्रेन बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर्मली लॉन्च हो रहा है और हैदराबाद की एक संस्था इसको मार्केटिंग इसकी देख रही है और आप सब लोग, पूरा भारतीय समाज इससे फ़ायदा उठा सकता है क्योंकि ये भारतीयों का दल है और संपूर्ण भारत के अलग अलग हिस्सों से लोगों को लेकर के इस टेस्ट को एक साइंटिफिक तरीके से स्टैंडर्डाइज किया गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्ती की ऐसी मिसाल जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। दरअसल मेरठ के पूर्वा महावीर इलाके में माई के तकिया कब्रिस्तान में स्थित रफ़ीक अहमद कंधारी का मकबरा 2 दोस्तों के दोस्ती की कहानी अपने ही अंदाज में बयान करता है। एक ऐसी दोस्ती की दास्तान जो धर्म और मुल्क की दीवारों को तोड़कर एक मिसाल बन गई। ये दोस्ती परवान चढ़ी सरहद पार अफगानिस्तान में, जहां कुंज बिहारी लाल हीरो का व्यापार किया करते थे और वहीं उनकी दोस्ती रफ़ीक अहमद कंधारी से हुई। दोस्ती का ये खुशनुमा दौर ज़्यादा दिन नहीं चल सका और अचानक अफगानिस्तान के हालात बिगड़ गए और कुंज बिहारी लाल को अपना सारा व्यापार वहीं छोड़कर वापस हिंदुस्तान आना पड़ा। लेकिन अफगानिस्तान में रफ़ीक अहमद कुंज बिहारी की संपत्ति की देखभाल करते रहे और एक दिन सब कुछ समेटकर दाने दाने को मोहताज अपने दोस्त कुंज बिहारी को ढूंढते हुए हिंदुस्तान आ गए। रफ़ीक अहमद को देख
कुंज बिहारी की खुशी का ठिकाना ना रहा और कुंज बिहारी ने रफ़ीक अहमद की दोस्ती का वास्ता देकर वापस अफगानिस्तान नहीं जाने दिया। इसके बाद दोनों दोस्तों ने कसम खाई जो आज की दुनिया वालों के लिए एक मिसाल है। दोनों ने ये फैसला लिया कि दोनों में से जो भी पहले इस दुनिया से रुखसत होगा, दूसरा उसकी याद में एक स्मारक बनाएगा। दुर्भाग्य से रफ़ीक अहमद इस दुनिया से चल बसे और उनकी याद में कुंज बिहारी लाल ने एक मकबरा बनवाया जिसमें आज भी उनकी दोस्ती की फूलों की खुशबू ताज़ा है। ये तो कंधार से आए थे, बच्चे बचाते उसका दोस्त ले आया था। और उनने जब ये कहा नहीं कि भाई अगर तू मर गया पहले तो तेरा ऐसा मकबरा बना दूँगा, दुनिया देखेगी। उसने ये कहा भाई तेरा मर गया तो मैं ऐसा मंदिर बना दूँगा, दुनिया तुझे देखने आने की। ये 1450 साल होगा इसको माही के तक में मकबरा बना हुआ है। ये क्या नाम था दोनों दोस्तों का? एक का तो नाम है कुंज बिहारी लाल, समझे नहीं, उसका अरबी में लिखा हुआ है। तो ये बनवाया किसने था? कुंज बिहारी लाल ने। रफीक अहमद कंधारी की। हाँ, दोनों की दोस्ती कहाँ के रहने वाले थे? ये कंधार के थे। कंधार के। हाँ, अब इसके लिए साफ सफाई का जिम्मा आपका है या कोई आता भी है अधिकारी वगैरह या कुछ आता है? नहीं कोई नहीं आता, वह हम ही कर लेते हैं, इसकी देखभाल देखते रहते हैं बस। पूरा मामला सर ये है कि मैं मजदूरी काम करते और मैं मजदूरी करके आया, मैं अपने घर पे लेटे थे। महेश चंद की पत्नी आई कि भाई बाप बेटों में इनमें विवाद है, चलो इनको समझौता कर दो। मैं गया तो उनके घर पे पहुंचा, घर पे पूरी घुस भी नहीं पाए तो उल्टा उन्होंने हमें खड़े, जैसे ही मैंने ये कहा कि क्यों झगड़ा कर रहे हैं आपस में, ऐसे उल्टा उन्होंने गोली मार दी मेरे। कैसे गोली मारी? गोली महेश चंद ने मारी। किस बात को लेके गोली आपको? उनमें कोई झगड़ा था आपस में, हमसे कोई विवाद नहीं था। अच्छा। और उन्होंने गोली मार दी। फिर आप थाने गए थे? मैं थाने गया, रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट में तो थोड़ी बेहोशी हालत में मैनपुरी रेफर कर दिया, लेकिन रिपोर्ट तो लिखी गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रेजेंटेशन कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि जेवर एयरपोर्ट का कार्य कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य के लिए ये एयर कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। 2017 से पहले 2 ही एयरपोर्ट थे जहां पर फ्लाइट सर्विस होती थी, एक लखनऊ और दूसरा वाराणसी, लेकिन आज प्रदेश में 8 एयरपोर्ट क्रियाशील है। जेवर एयरपोर्ट के विकास हेतु अर्जित भूमि के लीज एग्रीमेंट का शेयर होल्डर एग्रीमेंट के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन श्री टी वेंकटेश जी, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन श्री एस पी गोयल जी, सीओ यमुना एक्सप्रेसवे अरुणदीप सिंह जी, निदेशक नागरिक उड्डयन श्री विशाख जी, मंडलायुक्त मेरठ, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समेत यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ समेत सभी उपस्थित अधिकारीगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जेवर एयरपोर्ट का कार्य कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा से यह एयरपोर्ट न केवल
उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश के अंदर आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दृष्टि से विगत 4 वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों को एक नई उड़ान होगी। विगत 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी में पुलिस का एक्शन, 5 गिरफ्तार, वॉइस सैंपल की होगी जांच। आगरा में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों की कथित नारेबाजी मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने इस केस के संबंध में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पुलिस ने इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पुलिस ने पहचान भी कर ली है। आरोपियों के नाम पंकज सिंह, दीपक, मधुर सिंह, चंद्र प्रकाश और आरिफ खान है। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था, उस पर कुछ लोग ज्ञापन दे के लौट रहा था। रास्ता में कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वो फोटो वीडियो फेसबुक में वायरल हुआ। उसका फेसबुक का वीडियो को देख के पुलिस ने स्वयं मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करके जो लोग उस वीडियो में उपलब्ध था उसका फोटो पहचान करा के उनको हिरासत में लिया पुलिस ने। उस पर 5 लोग पुलिस ने गिरफ्तारी किया है। उस पर एक आरिफ खान और उनका साथी पंकज सिंह और उनके साथ और 2-3 लोग हैं, उनका सबका पुलिस ने गिरफ्तारी किया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उनको जेल भेजा। आज मेरे पिताजी स्वर्गीय घुराराम साथ चाचा जी का भी हम लोग आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। जिस तरह से उन लोगों का जो सपना था, हम लोग उनके पद चिन्हों पे चल करके उनका सपना पूरा करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। बाकी जितने जनता जनार्दन है, बड़े बुजुर्ग हैं, सबका आशीर्वाद बना हुआ है और हम लोग निश्चित ही उनके सपनों का साकार करेंगे। उन लोगों का राजनीतिक करियर बहुत ही कठिन रहा। देखा जाए तो उन लोग जो बना करके गए, हम लोग आज उन्हीं की देन है कि हम लोग आज उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं और जो बना करके दिए, जो समाज में दिए, जो आशीर्वाद दिए, उनके आशीर्वाद जो बनाए उनको हम ले करके चल रहे हैं। और उनका सपना था कि हमारे बेटे भी जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े, हमारे बेटे भी आगे बढ़े, उन लोगों का ये सपना था। बिल्कुल सर, आप सबका आशीर्वाद रहेगा, समाज का आशीर्वाद रहेगा, निश्चित हम लोग सपना पूरा करेंगे सर। गाड़ी पकड़ी और वो कागज सिकंदराबाद टप गई। इसने गाड़ी में ब्रेक मार दी, सही नहीं रोकी इसने गाड़ी। हालांकि गाड़ी चला रहा सी इधर उधर। दिल्ली से बदायूं एक बस जा रही थी जिसमें सवारियां 50-60 की संख्या में थी और ये बस जो है बिलसुरी के पास गड्ढे में चली गई हाईवे को छोड़ते हुए। इसमें कम से कम 10-12 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 10 लोगों का ट्रीटमेंट जिला अस्पताल में हो रहा है और सभी की स्थिति सामान्य है और खतरे के बाहर बताई गई है। मामला है कि कल जो कि माननीय घुराराम जी का पुण्यतिथि थी, उसमें हमारे नराव ग्राम सभा के कुछ व्यक्ति गए थे, जिसमें राजा भारती, पिता का नाम जो कि श्री राम शिशराम नाम ने मतलब कितने लोग गए हुए थे? जान में तो जनसंख्या बहुत थी सर जी, सैकड़ों की संख्या में थी। अब जाम किया जा रहा है को जो कि राजा भारती है वो 100 नंबर के अरे जो कि एम्बुलेंस जो कि बलिया से आ रही थी और वो लोग गए थे वो प्रोग्राम देखने के लिए। उस समय पे एम्बुलेंस जाकर वहाँ पर साइड में प्रोग्राम देख रहे थे। उस समय पर जाकर एम्बुलेंस जो कि प्राइवेट एम्बुलेंस वो धक्का मार दी और उसके कारण जो कि वो सीरियस हो गए। उन लोग को बलिया भेजा गया, रिफ़र यहाँ से किया गया, बलिया गए हैं और बलिया से एक जो कि राजा भारती का मृत्यु हो गया तत्काल वही हॉस्पिटल में। राजस्थान के नागौर जिले का एक 42 वर्षीय व्यक्ति एक दुर्लभ विकार के कारण साल में 300 दिन सोता है। परतबर संभाग के भदवा गांव का निवासी पुखराम एक्सिस हाइपरसोमनिया नामक एक दुर्लभ विकार से पीड़ित है।
जो उसे एक बार झपकी लेने के बाद 20-25 दिनों तक लगातार सोता है। 23 साल पहले पुखराम को इस स्थिति का पता चला था और तब से इसने उसके दैनिक जीवन को प्रभावित किया है, क्योंकि एक बार सो जाने के बाद उसे जगाना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही मिलियंस केसेस में एक केस ऐसा मिलता है। मेनली इसका कॉज साइकोलॉजिकल है। बाकी यदि कोई पुराना ट्यूमर या ब्रेन इंजरी या हेड इंजरी रही हो उसमें भी ये केसेस में हो सकता है। और सेकंड केसेस इसमें कोई ड्रग एब्यूज या अल्कोहल या कोई अदर ड्रग लेता है, मेडिसिन लेता है, उसमें भी ये केसेस हो सकते हैं। तो मेनली जो केसेस आज तक देखे गए हैं जो बुक्स में या आर्टिकल्स में है वो साइकोलॉजिकल केसेस हैं। ये ट्रीटमेंट संभव है। पहले तो इसका रूल आउट किया जाए कि ये केस क्यों है, उसका डायग्नोसिस बना के, और जो भी केसेस हैं हाइपरसोमनिया के दे आर ट्रीटेबल और इनको ट्रीट किया जा सकता है। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा के गंदे नाले में फंसी गाय, गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मशक्कत के बाद गाय को निकाला बाहर। ग्रेटर नोएडा में हाईवे के पास बना हुआ है दलदल। पानी पीने के लिए पहुंची थी गाय, घंटों फंसी रही दलदल में गाय। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के छपरोला के पास का मामला। के नाम खेत है, मिला है एक आदमी को 3 टुकुर देख रहे हैं। जो आवास है, जो पैखाना बना है, मैंने दिन कहा था विधानसभा के अंदर कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप किसी पैखाना में जाकर के बैठ लो, अगर आपका दम नहीं घुट गया और आपके ऊपर वो पैखाना नहीं गिर गया तो मैं कहूंगा कि आपने पैखाना बनाया। भ्रष्टाचार में ओत-प्रोत है ये सरकार देश को लूट रही है। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता साथियों, देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है, निर्वाचन प्रणाली खतरे में है, किसान खतरे में है। आप किसान लोग यहाँ बैठे, गेहूं लेकर के एक महीना लोग क्रय के बिचौलियों में खरीदा और उसी दाम पर कमीशन देके केंद्रों पर बेच दिया और सरकार कह रही पीठ थपथपा रही है कि हमने इतना लाख टन गेहूं को खरीदा। योगी जी और मोदी जी जैसा व्यक्तित्व भारत की राजनीति में दुर्लभ व्यक्तित्व हैं लोग। ऐसा उनके ऊपर टिप्पणी कोई करता है भ्रष्टाचार संबंधी तो मान लीजिए उसकी बुद्धि को विकलांगता हो गई है, बुद्धि उसकी मर चुकी है। और ये शायद भूल जाते हैं कि जिस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो अपने आवास का संगमरमर और टोटी तक खोल करके ले जाने वाला व्यक्ति जिसका नेता हो वो भी जो है मोदी जी और योगी जी के व्यवस्था को टिप्पणी कर रहा है और उसके लिए समाज में चर्चा कर रहा है। किसी गरीब की प्रतिष्ठा का ख्याल किसी के मन में आया, वो अकेले और अकेले कोई है व्यक्तित्व तो मोदी जी, जिसके मन में गरीबी को भी प्रतिष्ठित जीवन जीने का अधिकार है, यह भाव पैदा हुआ, तभी यह काम किया कि 12,000 रुपया प्रत्येक उपभोक्ता को, प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय बनाने के लिए दिया गया है। शायद राम गोविंद चौधरी जी को ये भी ज्ञान नहीं है या पता नहीं है कि वो कोई एजेंसी या कोई सरकार नहीं बनाई है। शौचालय बनाने का शुद्ध रूप से इंडिपेंडेंट काम दिया गया था किसको? जिसको उस शौचालय में उपयोग करना है। अब इससे बड़ी स्वतंत्रता होती है।